रहमान, वेलकम टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, लाइक कर दें ताकि इस टाइप की वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशंस वगैरह में आती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेशनिस्ट। ठीक है, कैसे आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक बनाया था, लेकिन वो जो टॉपिक था वो था कि किस तरह से ऐसी कम्युनिकेशन करें जो कि उससे पहले फ्रस्ट्रेट कर रही थी, आप लोग बहुत दूर थे, बीच में ब्रिज डेवलप करें। वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये है गुड कम्युनिकेशन इन ऑल मीन्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो हैं वो गुड कम्युनिकेशन स्पीचेस देना चाहते हैं, डिबेट्स देना चाहते हैं, लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, या टीचर बच्चों को अच्छी तरह समझाना चाहती है, प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं, या एनी लाइफ मीन्स वाइफ के साथ अच्छी बात होना चाहिए, वाइफ शौहर के साथ बात को अच्छा करना चाहती है, बच्चों के साथ। तो गुड कम्युनिकेशन की कुछ चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं आपको फिर बताऊंगा कि जो गुड कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं ये इंसान की अपनी अपनी फ़िलासफ़ी के ऊपर डिपेंड करती हैं। और फ़िलासफ़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से उस फ़िलासफ़ी को बेसिकली डेवलप करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पानी में कई कश्तियाँ चलती हैं और उनको चलाने के लिए जो मेन फोर्स होती है वो विंड होती है, लेकिन हर कश्ती अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको जो ड्राइव कर रहा होता है वो अलग अलग जगह के ऊपर लैंड करवा देता है। ठीक इसी तरह यही काम फ़िलासफ़ी करती है कि आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी जो एजुकेशन और जो आपके स्किल सेट्स होते हैं उसके थ्रू आपकी एक फ़िलासफ़ी डेवलप होती है जो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे लाइफ में लेकर जाती है और वहाँ पर जाकर आपको ड्रॉप करती है। तो सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन क्या होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, लेकिन अगर आप इररेलेवेंट जगह पे बोल रहे हो जहाँ पे उसका कोई मोल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है कि भाई कैसे जो है वो हम सन एनर्जी के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आइडिया भी है, नॉलेज भी है, स्किल सेट भी है, लेकिन अब वो ये बात बैठ के कर रहा है पानी बनाने वाली कंपनी से या मिनरल वाटर की कंपनी से, या आप ये समझ लें वो ये बात बैठ के कर रहा है एक ऐसी गैदरिंग में जो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहती है या फुटबॉल खेलना चाहती है, स्पोर्टी पीपल। तो उनके ना सिर्फ ये बातें सर से ऊपर से गुजर जाएंगी, बल्कि जो है ना देवर से यार छोड़ रहा, टॉपिक चेंज कर, क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, जब भी किसी शख्स से बात कर रहे हैं जिससे आपका बात करने का मूड है, तो ये मत देखें कि आपको क्या इंटरेस्ट कर रहा है, ये देखें कि दोनों के बीच में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है, दोनों के बीच में किस चीज़ के ऊपर वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइफ से अपनी बात करने के लिए आए हैं, तो अगर आप ऑफिस की कहानियाँ लेके बैठ जाएंगे तो उसको इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। उसके बारे में पूछें, उसकी रूटीन के बारे में पूछें, उसके टाइम के बारे में पूछें, कैसे टाइम गुजारा। अगर आप एक छोटे बच्चे के पास जा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आज आपने ऑफिस में क्या डेवलप किया, क्या प्रोडक्ट बनाया, तो उसका इससे कोई काम नहीं है। उससे बात करें उसकी गेम्स के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में जो आपको भी इंटरेस्ट करती हो और उसे भी इंटरेस्ट करती हो। इसी तरह जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, उसमें ये देखें कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कम ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर किसी को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें आप उसके इंटरेस्टेबल पॉइंट्स को पिक करें जिसमें वो इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर वो सेल्स में इंटरेस्टेड है तो सेल्स की चीज़ों को ऊपर लेकर आए। अगर वो प्रमोशन में इंटरेस्टेड है, अवेयरनेस में इंटरेस्टेड है, तो अवेयरनेस और प्रमोशन की चीज़ों को ऊपर लेकर आए। अगर वो कोई एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन की चीज़ों को प्रोजेक्ट करें। बिला फजूल में आप और चीज़ों को 10 चीज़ों को आप प्रोजेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं और जो जिसमें उनको मेन इंटरेस्ट है उसका आपने एक छोटी सी आईडी डाल के बक्सा डाला है, तो आपका एक गुड कम्युनिकेशन में काउंट नहीं होता है। गुड कम्युनिकेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द सेम इंटरेस्ट, जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो और अगले का भी इंटरेस्ट हो, तभी वो एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन में डेवलप होती है। अदरवाइज आपको ये सुनने को मिलता है भाई छोड़ दें यार, कोई और बात कर। ठीक है, सो दिस इज नंबर 1 पॉइंट, इंटरेस्ट। दूसरा, फैसिनेटिंग। जो भी चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो फैसिनेटिंग होनी चाहिए, आपके लिए फैसिनेटिंग होनी चाहिए। आप उसको फैसिनेटिंग अंदाज में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। फैसिनेटिंग जो होती है वो 1 स्टेप अहेड होती है इंटरेस्ट से। और फैसिनेशन अगर आपने देखनी है
तो आप किसी बच्चे को एक गेम दें और वो उस गेम में विन करे, और उसके बाद वो जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेगा, छोटा सा बच्चा, कि उससे किस तरह से उस गेम को जीता, किस ऑब्स्टिकल्स, कैसे उसने ऑब्स्टिकल्स पार किए, और किस खुशी से और किस एक्सप्लेनेटरी मोमेंट से वो आपको बताने की कोशिश करेगा, किन इमोशंस के साथ उसको इजहार करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड फैसिनेशन। फैसिनेटिंग होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन, कहीं पे भी इंटरेस्ट लूज नहीं हो अगले का, हमेशा इंटरेस्ट कायम रहे और फैसिनेटिंग हो, यानी कि आप अगले को ये लगना चाहिए कि जो चीज़ आप उसको बता रहे हैं वो आप पहले खुद उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके ऊपर काम कर चुके हैं, या उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी और थीसिस लिख चुके हैं, तभी आप इतना श्योर हैं कि जो आप बता रहे हैं वो काम करेगा। ठीक है। या अगर आप वाइफ से पूछ रहे हैं तुम कैसी हो, मैं तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे काम करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं सापो मॉडल के ऊपर वर्क करता हूँ। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर आप वाइफ से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा कैसा दिन गुजरा, तो अब तो अगर आप अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हुए पूछ रहे हैं अभी तुम्हारा कैसा दिन गुजरा, तो वाइफ बोलेगी बस ठीक ही था, अरे क्यों नाराज़ हो रही हो। ठीक है। सो द पॉइंट इज फैसिनेटिंग तरीके से आपने उससे पूछना है। इंटरेस्ट की चीज़ तो आपने पूछ ली कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, आपने उससे फैसिनेशन दिखानी है कि आपको केयर है कि यार मैं तो बहुत बेताब हो रहा हूँ सुनने के लिए तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, या मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको ये जाहिर हो कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं। किसी भी क्लाइंट को, किसी भी शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको ये अंदाज़ा हो कि आप वाकई में इस चीज़ के बारे में जानते हैं और इंटरेस्टेड हैं ये प्रेजेंट करने के लिए या बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तीसरी चीज़ हमारे पास सेंसिटिविटी होती है। ये भी आपने नोट करना है कि हर रोज़ हर बंदा सेम मूड में नहीं होता, हर दफ़ा हर कोई सेम तरीके से नहीं सोच रहा होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन से थका हुआ शौहर घर पे आया और घर पे आते के साथ ही बीवी ने कह दिया भाई इतना टाइम क्यों लग गया, मुझे तो लग रहा है आपका कहीं अफेयर चल रहा है। ठीक है। तो अब वो अगला बंदा हमेशा अच्छे मूड में नहीं है कि वो आपको अच्छी तरह समझाएगा, नहीं भाई मेरे पास सर कोई आने का टाइम नहीं है तो मैं अफेयर कहाँ चलाऊँगा। वो फिर आपसे लड़ सकता है, वो आर्ग्यूमेंट में और एक हार्श आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है वो चीज़। इसी तरह आप कहीं कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि अगलों का मूड क्या है, सेंटिमेंट क्या है। अगर आपने उसमें कोई प्रेजेंटेशन में ऐसी चीज़ रखी हुई है कि भाई ये आपको लॉस की तरफ ले जाएगी और शायद वो ऑलरेडी 2 लॉसेस उठा चुके हैं, तो हो सकता है वो उस बुनियाद पे आपकी प्रेजेंटेशन या आपका प्रोजेक्ट मतलब एक तरह से रिजेक्ट कर दें। तो आपने ये चीज़ें अपने दिमाग में लाजमी रखनी है कि जब मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो अगले का मूड क्या है, सेंसिटिविटी क्या है। ये आप शुरू में जो कुछ हमें बेसिक एथिक्स सिखाई जाती हैं, मैनर्स सिखाए जाते हैं, उसके ज़रिए आप आराम से गेज कर सकते हैं, जिसमें आप हाल अहवाल पूछते हैं, नाम पूछते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उस बेस लाइन के ऊपर जो है आप ये चीज़ें बहुत जल्दी जज कर सकते हैं कि आगे सामने वाले का मूड ठीक है या किसी बात पे बिगड़ा हुआ है। पूरी आप प्रेजेंटेशन डिले कर दें, आपके हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, आपका भी मूड चेंज लग रहा है, अभी ये बहुत फेयर माइंड से सुनने वाली बात है, अभी स्ट्रेस में और इन सारी चीज़ों में नहीं सुन सकते। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दे दी मैंने आपको कि किस तरह से आपने दूसरों का सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है कि दूसरा इस वक्त किस मूड में या किस स्टेट ऑफ माइंड में। ज़रूरी नहीं कि उसका दिन बुरा हो सकता है, वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त बैठा हो, बिजनेस में जो है वो किसी और डायरेक्शन में फ़ायदा होना शुरू हो गया तो उसकी माइंड उस तरफ हो गया, इस एरिया को हमें एक्सपेंड करना है, ये एरिया तो हमारा ठीक ठाक चल ही रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपने गेज करनी है, पहले कर सकते हैं तो पहले कर लें। ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन आपको अंदाज़ा हो जाए तो अपने आप को मोल्ड करने की और चेंज करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ जो है वो है नॉलेज। इसके पॉइंट्स बनाते रहिएगा, इंटरेस्ट, फैसिनेटिंग और आपका सेंसिटिविटी और नॉलेज। तो नॉलेज जो है वो आपकी एक ऐसा एलिमेंट होता है कि अगर आप यूँ समझ लें कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में खुद ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप दूसरे को कैसे देंगे। आप अगर सिर्फ उतना ही पढ़ कर आए हैं जितना प्रेजेंटेशन में किसी ने आपको लिख कर दिया था, वहाँ प्रेजेंटेशन में अगर कोई आपसे सवाल कर लेता आउट ऑफ द सिलेबस तो फिर आप क्या जवाब देंगे उससे। तो जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज वैसे भी इंसान को दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मार्केट में, बिजनेस में क्या चल रहा है, ये तो वैसे ही हर इंसान को एक उम्र के बाद इंसान को इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेट कर सके, लोगों से बात कर सके, लोगों को अच्छी तरह समझा सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को मदद करती हैं कि जब एक प्रोडक्ट की उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका एक कॉन्फिडेंस होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक कर सकता है
प्रेजेंटेशन के अंदर और चीज़ों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगेन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप घर आए, वाइफ की आपने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा पूरा दिन में, मैं तो बड़ा बेताब था तुम्हारा सुनने के लिए कि क्या कर रही थी तुम पूरा दिन में, और आपने देखा कि उसका मूड थोड़ा सा अच्छा है आज, तो आपने पूछने की ज़रूरत भी कर ली ये सवाल, और ये सवाल हो गया आपका। अब वो आपको सेट ऑफ थिंग्स बता रही है कि ये हुआ। अब जो सेट ऑफ थिंग्स बता रही है उसमें से कुछ सेट ऑफ थिंग्स ऐसी हैं जो कंटिन्यूटी की हैं, जो वो रोज़ाना करती है, परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल कुकिंग हो गई, फॉर एग्जांपल मे बी मेड को देखना हो गया, फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं वर्किंग वूमन है तो जॉब के बारे में कोई किस्सा हो गया। तो आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस कन्वर्सेशन को वहाँ से एक्सटेंड कर सकें। नॉलेज आपको हेल्प करती है जब आपको कंप्लीटली सिनेरियोस के बारे में, सिचुएशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सोल्यूशन के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होती है, आपको कंप्लीट नॉलेज होती है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे जाते हैं। और आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आ भी जाए तब भी आप जवाब देने के काबिल होते हैं, या बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, इतना तो हमारे पास मवाद मौजूद है, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हम रिसर्च को अपने एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नॉलेज इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट जो है, इसके अंदर काफी सारे सब पॉइंट हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स। ये है सेट वेल, अच्छे तरीके से कहना। अब आपने इंटरेस्ट भी दिला दिया, उनको ये शो भी करा दिया कि आप फैसिनेटिंग हैं, उनकी सेंसिटिविटी लेवल भी देख लिया, आपको भी कंप्लीट नॉलेज थी सोल्यूशन की। लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, सही तरीके से नहीं बता पा रहे, तो आपका पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो फॉल डाउन हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। आप खुद भी कोलैप्स हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन भी कोलैप्स हो जाएगी, और आपकी वैल्यू रेपुटेशन भी कोलैप्स हो जाएगी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कहना है। तो ये अच्छे तरीके से कैसे कहते हैं, इसके कुछ सब स्टेप्स होते हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, अच्छे तरीके से कहना। फॉर एग्जांपल अच्छे तरीके से कहने में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप एक कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं जो कि ऑरेंज कलर में डील करती है, ठीक है। तो अगर आप जहाँ जहाँ उस कंपनी की बात हो रही है वहाँ पे ऑरेंज आउटपुट दिखाएंगे, या अगर ब्लू कलर यूज करती है तो ब्लू आउटपुट दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक सेट वेल का फील आएगा कि यार अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, हमारी चीज़ों को ये बंदा समझता है, ध्यान में रख के इसने हमें प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। सेट वेल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ होती है सिंसियरिटी, ठीक है। ये हर जगह पे काउंट होती है, चाहे आप कंपनी की प्रेजेंटेशन जा रहे हैं, चाहे आपके माँ बाप आपसे कुछ कह रहे हैं, चाहे बहन भाई कह रहे हैं, या चाहे आपके दोस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर सिंसियरिटी से कह रहे हैं तो वो चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट करती है और जाके हार्ट को टच करती है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, या मैं जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोटिवेशनल स्पीकिंग का और ट्रेनिंग का एक हिस्सा है आपकी, ठीक है। और चूँकि मैं बहुत चीज़ें फेस कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, सीखा है मैंने अपनी लाइफ से, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करने के काबिल हूँ। और मैं ये बातें सारी आपसे सिंसियरिटी के साथ कर रहा हूँ। मेरा एम ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये बातें फील हो रही हैं और आप अब 13 मिनट तक इस वीडियो को आपने कंटिन्यू रखा, ठीक है। ये होती है सिंसियरिटी की बात। सिंसियरिटी से अगर आप कोई भी बात करते हैं, सिंसियर होकर अगर आप कोई भी सजेशन, मशवरा या बात करते हैं, तो वो जाके सीधा हार्ट टचिंग होता है, हार्ट को टच करता है, ठीक है। आपको समझने में उसकी आसानी रहती है। ये बात याद रखिएगा, सिंसियरिटी का और सच्चाई दोनों एक चीज़ नहीं होती, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनके मायने भी अलग अलग हैं। सच्चाई को सिर्फ सच्चाई से ही भापा जा सकता है, सिंसियरिटी को सच्चाई से नहीं भापा जा सकता। कोई सिंसियरली गलत भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सिंसियर एडवाइस गलत भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो हमेशा सही ही हो, लेकिन अगर सिंसियर होगी तो दिल तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। हो सकता है कोई सिंसियरली आपको बोले कि मुझे लगता है कि तुम जो हो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तुम क्रिकेट ज्वाइन कर लो, लेकिन जब आपने क्रिकेट ज्वाइन कर लिया तो आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने आपको एडवाइस दी थी तो उसने वो एडवाइस गलत दी थी आपको, उसने सिंसियरिटी के साथ आपको एडवाइस दी थी कि यार मुझे लगता है तुम बैटिंग में बहुत अच्छे हो, तुम्हें क्रिकेट ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आप इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाए फॉर द वेरियस रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसमें एडवाइस की गलती नहीं है, सिंसियर एडवाइस की। तो सिंसियरिटी जो होता है सेट वेल का एक पहला हमारे पास पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आती है रिपीटेशन,
कि जो बात आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या जिसको जो बताना चाह रहे हैं वो बार बार रिपीट करें, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करें। एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे तो अगले के दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी को प्रेजेंटेशन देने आए हैं तो आप उसे बार बार बताएं कि इसमें आपका क्या फ़ायदा, इसमें आपका क्या फ़ायदा, इसमें आपका क्या फ़ायदा, इसमें आपका क्या फ़ायदा, आपका गोल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। जब आप उनको बार बार ये चीज़ बताएंगे तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ इंसान बार बार सुनता है, बार बार उसको दिखाई जाती है विजुअली और सुनाई जाती है ऑडियो के थ्रू, उस चीज़ को इंसान एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, उस चीज़ को इंसान बेहतर समझना शुरू कर देता है, उस चीज़ को इंसान देखने का एंगल उसका चेंज हो जाता है। जिसमें बार बार रिपीट करता हूँ आप लोगों के सामने, आपको लगता होगा यार ये बार बार 3-4 दफ़ा रिपीट क्यों करता है अपनी बातें, या पुरानी बात को बार बार इस तरह से सीरीज़ में रिपीट करके क्यों कहता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको पैटर्नाइज करता है, ये आपको विजन देता है, ये आपको आपके दिमाग में रजिस्टर करता है इस चीज़ को कि आपने किस तरह से चलना है। और यही वीडियो जब आप बार बार देखेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक दफ़ा आपने ये वीडियो देख ली मोटिवेशनल ट्रेनिंग की, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो को और इस टाइप की कई और लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको बार बार देखने से आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो रेपिटेशन इज़ द सेकेंड थिंग कि से इट इन स्टाइल, या स्टाइल से कहना कि बार बार उस चीज़ को आपने रिपीट करके अलग अलग तरीक़ों से उसके दिमाग में रजिस्टर करवाना है कि हाँ, मैं कंसर्न्ड हूँ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, मैं कंसर्न्ड हूँ कि तुम्हारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, तुम्हारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं जो कि आपके मकसद की हैं, जो कि आपके वजह की हैं। या अगर आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना है कि हम ये सोच रहे हैं, हमारा ये इरादा है, हम चाहते हैं बच्चा यहाँ पहुँच जाए, हम चाहते हैं बच्चा यहाँ पहुँच जाए, कंसेशन चाहते हैं, कहीं डिस्काउंट चाहते हैं, कॉर्पोरेट में कोई डील क्लोज करना चाहते हैं, तो बार बार हर थोड़ी देर बाद उस डील का जिक्र लाएं कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारा सिनेरियो रेपिटेशन का जाता है। इसके बाद आती है हमारे पास एक वर्ड होता है ब्रेविटी, जिसको हम कहते हैं से इट शॉर्ट, ठीक है। ब्रेविटी एक वर्ड होता है जिसका जो लफ्जी मायने होते हैं वो से इट शॉर्ट होते हैं, या मतलब आप इसको एक दूसरे मायने में समझना चाहें तो यानी कि कम अल्फाजों में, कम से कम वर्ड्स में आप किसी को अपनी बात समझा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, जो ज़रूरत का जो टाइम है वो तो आप कंज्यूम करेंगे। अगर एक बात 10 मिनट में ख़त्म हो सकती है तो 10 मिनट तो आप उसके लिए लेंगे, लेकिन जो बात 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है उसके लिए अगर आप 10 मिनट लेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, वाइफ का आपसे बात करने में इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, बच्चों का आपसे बात करने में इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा अगर आप 5 मिनट की चीज़ को 10 मिनट में एक्सटेंड करेंगे। इसकी एक सादी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको लेके बैठे और उसको एक अच्छा सा लेक्चर देना शुरू करें, अभी 2 मिनट नहीं गुजरेंगे, 3 मिनट नहीं गुजरेंगे, वो कहेगा भाई मैं समझिए आप चाहते हैं मैं ये नहीं करूँ ना, मुझे बहुत काम है, खेलना है, गेम है, दोस्त इंतजार कर रहे हैं बाहर, बहुत सारे काम करने हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी बातें सुनूं बैठ के। क्यों? क्योंकि आप अपने टाइम के हिसाब से तो जितना चाहे बोल लें, अगले के पास उतना टाइम है या नहीं ये कौन डिटरमाइन करेगा। तो आज जो बात जितने शॉर्टर सेंटेंसेस में जितनी शॉर्टली हो सकती है उस बात को आपने उतना ही शॉर्ट रख के प्रेजेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात करें कि इससे आपकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है कि बहुत कम अल्फाजों में बहुत सारी बातें आपको जो है वो समझाना आ जाती हैं। तो ये एक स्केल होता है कि शॉर्टर रखें चीज़ को, जो चीज़ कम टाइम में समझाई जा सकती है उसको कम टाइम में समझाना। इसके बाद आपका स्टाइल, वोकैबुलरी और लैंग्वेज आती है। स्टाइल में आपका आता है कि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होकर गए, या आप आंखों से आंखें मिला के बात कर रहे हैं, या आप कंप्लीटली इंटरेस्ट लेके बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक मेरे पास समझने आप आते हैं, जो ये वीडियो देखते हैं उनमें से कोई भी मेरे पास एक शख्स आता है डील लेके, कॉर्पोरेट डील लेकर आता है कि यार हम ये कॉर्पोरेट आपके साथ डील करना चाह रहे हैं, वो फलाना करना, ठीक है। ये वो बात कर रहा होता है मेरे साथ, मैं उससे बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। अचानक से मैं 2 मिनट के लिए उधर देखता हूँ, कोई डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, कुछ हो रही होती है, मैं उधर देखता हूँ। जैसे ही मैं पलट के वापस आपकी तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। मेरा कोई आपकी डील में इंटरेस्ट रहेगा 0% इंटरेस्ट रहेगा। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना अपने स्टाइल से, अपनी चीज़ से, जिससे उनको ये लगे कि यार ये इंटरेस्टेड नहीं है हमारे अंदर। फिर आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज, मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट दिस इज़ द मोस्ट
पावरफुल ट्रेनिंग दैट आई एम गिविंग यू ऑन यूट्यूब। तो वोकेबलरी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वोकेबलरी आपको मदद करती है बाकी सारी जितनी ऊपर चीज़ें डिस्कस नहीं है उसके अंदर, वोकेबलरी एंड लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वोकेबलरी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो बाकी सारी चीज़ों को रिलेट करती हैं, कि वोकेबलरी के थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटी भी कर सकते हैं, स्टाइल से भी कह सकते हैं, उसको आप सिंसियरिटी से भी कह सकते हैं, उसमें रिपीटिशन भी ला सकते हैं। अगर आपके पास वोकेबलरी है, एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से कहकर आप उसको रिपीटिशन भी ला सकते हैं बगैर नोटिस किए। तो ये वोकेबलरी की पावर होती है। वोकेबलरी हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था कि जिनकी जितनी वोकेबलरी कम होती है उतना ज़्यादा वो बेवकूफ़ और कुछ जहन होता है। वोकेबलरी इंसान को अपग्रेड करती है, वोकेबलरी इंसान को सिनेरियोज बिल्ड करके देती है कि अच्छा, जब इंसान के पास वोकेबलरी होती है, वोकेबलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता 8-10 वर्ड सीख लिए अलग अलग तरीके के। वोकेबलरी का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को करने के तरीके सोचना अलग अलग, ये वोकेबलरी होती है। तो जब आपको वोकेबलरी होती है तो आपको एक ही चीज़ को करने के कई तरीके आते हैं। जब वो कई तरीके आते हैं तो आपके सिचुएशन के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके आप उनको फिक्स कर सकते हैं, और वोकेबलरी के थ्रू आप अपनी ही प्रेजेंटेशन को बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसमें हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑडियंस जो है वो बच्चा है, तो आपकी अगर बच्चों की वोकेबलरी अच्छी है तो आप उनको उस तरह से डील कर सकते हैं। ऑडियंस अगर एडल्ट है, पेरेंट्स है, तो उस हिसाब से आप अपनी वोकेबलरी को अप्लाई करके डील कर सकते हैं। वोकेबलरी बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस चीज़ की वोकेबलरी बिल्ड करना चाह रहे हैं उन सेम लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, उनकी किताबें, उनकी चीज़ें पढ़ना शुरू करें, या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हैं। वोकेबलरी के बाद लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर पूरी दुनिया में पाया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं चाइनीज़ ऑडियंस को कुछ बताने जा रहा हूँ और ट्रांसलेटर मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेट करेगा तो वो बात नहीं बनेगी जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन बिल्ड करें, जब भी आप किसी से बात करने जाएं, तो आप ये देख लें कि उसकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज सिर्फ ये मकसद नहीं है लैंग्वेज का कि वो क्या बोलता है, ये भी एक मकसद है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो किस तरीके की लैंग्वेज फॉलो करता है, किस तरीके की लैंग्वेज वो फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को समझाने जा रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो शॉर्टर लैंग्वेज समझते हैं, बड़ों को समझाने जा रहे हैं तो वो लॉजिकल लैंग्वेज समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होनी चाहिए, किस टाइप की लैंग्वेज और कैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा उसके हिसाब से बिल्ड करना है लाइक वाइज, ताकि वो समझ पाएँ। इसीलिए मैं आपने देखा होगा कि अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी ये स्पीकिंग, लेकिन आपने देखा होगा मैं एग्जांपल बड़े की भी देता हूँ, बच्चे की भी देता हूँ, ताकि जो ऑडियंस भी ये सुन रही है वो कवर्ड हो जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कौन कौन देखेगा, लेकिन अगर मुझे पता हो, मैं एक हॉल में प्रेजेंट करता हूँ जैसे, तो मुझे पता होता है कि मेरे सामने कॉर्पोरेट्स बैठे हुए, मेरे सामने पेरेंट्स बैठे हुए, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए, या स्टूडेंट पेरेंट्स मिक्स बैठे हुए, तो उसके हिसाब से मैं अपनी लैंग्वेज अपनी प्रेजेंटेशन में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, उनके हिसाब से सोल्यूशंस, उनके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम्स बिल्ड करता हूँ। इसके अलावा आखिरी बात, कभी भी कहने से नहीं घबराएं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आपको लग रहा हो कि ये बात बहुत अजीब सी लग रही है, मैं कह नहीं पाऊंगा, या चाहे आपको लग रहा हो कि यार ये बात मैंने कर दी तो बहुत गलत सीन हो जाएगा, या मतलब हो सकता है मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला जाए, या ये रिस्क टेकिंग किस्म की कन्वर्सेशन है, या मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, या जानना तो ज़रूरी है, यानी कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो कभी भी ये काम नहीं करें। प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिलीवर होनी चाहिए, ये पहला असूल है, ठीक है। चाहे आप अब वाइफ की बर्थडे भूल गए तो वो भूल गए, लेकिन आपने डिलीवर करना है, आपने कहना है कि हाँ मैं भूल गया। जब आप सिंसेरिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं भूल गया, तो हो सकता है आपको दूसरा चांस मिल जाए। बहरहाल यहाँ मैं एडवाइस नहीं करूँगा, तो अपने मदद आपके तहत आप करिएगा जो आपको करना है। बहरहाल, लेकिन कहने का मकसद ये है कि चाहे जितना भी रिस्क टेकिंग कंडीशन हो, रिस्क टेकिंग बात हो, चाहे उसमें लिखा हो कि इस प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस 50% है, लेकिन आपने कहना ज़रूर, फॉल नहीं करना, वरना बाद में जो सवालात आपसे होंगे वो आप फेस नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप पहले ही उनको एक्सपेक्टेशन बता दें कि प्रोजेक्ट 50% फेल हो सकता है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद रीड योर ऑडियंस, ये अब स्टाइल वाले सेक्शन से हम निकल गए। सब पॉइंट है, रीड योर ऑडियंस, ऑडियंस को रीड करें, किस टाइप की ऑडियंस आपकी बैठी हुई है। रीड करने के 3 बड़े आसान से तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जो आप देख रहे हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सामने वाला कैसे मुंह बना रहा है, कैसे देख रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरह के रिएक्शन पास कर रहा है, उस हिसाब से मैं अपनी और
स्पीच में से कुछ चीज़ें इजेक्ट कर दूं, कुछ चीज़ें इंसर्ट कर दूं। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात में इंटरेस्ट नहीं हो कि बच्चे कैसे डील होते हैं, तो मैं हो सकता है वहाँ से बच्चों का टॉपिक निकाल दूँ। हो सकता है कोई बंदा बोर हो रहा हो मेरी बात से, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाल दूँ। हो सकता है ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मेरे जोक्स पे हंस नहीं रही हो, तो हो सकता है मैं जोक्स निकाल दूँ अपनी स्क्रिप्ट में से, अपनी स्पीच पे से। और हो सकता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर हो रही हो तो मैं जोक्स इंसर्ट कर दूँ, जैसे मैं बीच बीच में थोड़े बहुत जोक्स करता रहता हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप क्या हेयर कर रहे हैं, क्योंकि हेयरिंग इज़ अगेन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सुनने की सलाहियत क्रिएट करें। जब आपने अपना एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, एक प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब आप उनको मौका दें बोलने का। जब आप उनको मौका देंगे, वो टाइमली आपसे कम्युनिकेट कर सकेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जब आप उनकी वो बात सुनेंगे तो आप उनकी सुनने के हिसाब से अपनी चीज़ चेंज कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको बता रहे हो कि यार हम तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप जो बता रहे हैं उसमें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। या हो सकता है वो आपको बता रहे हो कि हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड, या हो सकता है वो बता रहे हो कि आप ये थे तो हम इसमें इंटरेस्टेड, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में जो आपने ये वाली बात करी, अब हमारा इंटरेस्ट इस तरफ भी डाइवर्ट हो गया, तो अब आप इन दोनों चीज़ों को कवर करें। तो जो आप सुन रहे हैं उस हिसाब से आपने रिएक्शन भी देना। हो सकता है बीवी का मूड बहुत ख़राब हो, आप पूछें कैसा दिन गुजरा, वो कहे कि तुम तो खामोशी रहा करो, या जो है ना तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं, तो आपने फ़ौरन जज कर लेना। हाँ, पहले विजुअल से जज किया, मूड अच्छा नहीं लग रहा, और मज़ीद कंफर्म हो गया हेयरिंग से सुनने के बाद कि मूड अच्छा नहीं चल रहा। अब आपने अपनी नेक्स्ट स्टेप बड़े जो है ना वो सेंसिटिविटी और केयरफुलनेस के साथ लेने, वरना बहुत बुरा हो सकता है। फिर आपने क्या करना है कि इमोशनल सिग्नल्स पिक करने ऑडियंस के। हो सकता है कोई आपने बात करी उस पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो आपको पता चल गया कि ये ऑडियंस इस चीज़ पे इमोशन दिखा रही है अपने, तो इसको ये चीज़ पसंद है। हो सकता है कोई आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा जिसपे वो उन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया, बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाया। हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट, डोनेशन का एलिमेंट, हो सकता है कोई ऐसा घरेलू मसले मसाइल का एलिमेंट, हो सकता है कोई ऐसा कौमी इशू, हो सकता है कोई ऐसा कंपनी वाइड इशू कि अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ये होता तो ये, जिसमें आपको उनके इमोशन हुए। ये एक्सपीरियंस से आता है, जाहिर सी बात है ये आप फ़ौरन नहीं सीख सकते, लेकिन बाय द टाइम यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेज जो शुरू से बताई हैं, तो इमोशनल सिग्नल कैच करने में बहुत आसानी रहेगी, और उस हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी बात को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को अगर आपने जॉट डाउन कर लिया है, लिखे बगैर कोई काम नहीं होता, ये ज़िंदगी में याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो 10 बार सुन के आप याद कर लेंगे, तो आप भूल जाएं, आप जितनी दफ़ा भी देख लें नहीं याद कर सकते। लिखना ज़रूरी है, तो अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख के ये सारे पॉइंट्स आप अपने पास लिख लें, और सारे पॉइंट एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते, याद रखिएगा। एक एक करके आपको आदत होगी कि आप पहले इंटरेस्ट के ऊपर काम करें, फिर फैसिनेशन के ऊपर काम करें, फिर सेंसिटिव नॉलेज के ऊपर काम करें, फिर सेट वेल के जितने भी सबसेक्शंस हैं उसके ऊपर काम करें, सिंसियरिटी के ऊपर काम करें, रेपिटेशन, ब्रेविटी, स्टाइल, वोकेबलरी, लैंग्वेज, डोंट होल्ड बैक फ्रॉम सेइंग इट पे काम करें। उसके बाद रीड योर ऑडियंस पे काम करें, तब जाकर एक कंप्लीट स्केल आपका डेवलप होगा, और इसमें अच्छा खासा अर्सा लगेगा। ये मत सोचिएगा कि ये 15 दिन का या 20 दिन का काम है, इसमें एटलीस्ट एक अच्छा टाइम पीरियड इसको सीखने के लिए 3 मंथ्स का होता है, तो 3 मंथ्स आपके लगेंगे इस पूरी चीज़ को सिर्फ प्रैक्टिस करने में, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी एप्लीकेशंस जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन और लाइक सब बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।